मैं जब भी उस इलाके से गुज़रता हूँ तो वो पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। मेरे आँख के सामने वो बंगला नज़र आता है और वो सही मानों में एक सच्चे ईमान वाले थे, जो सीधे हाथ से आप दो रहे तो दाएँ हाथ को पता नहीं चले, ये उनका मिजाज था। फ़िल्म इंडस्ट्री में इस तरह की शख्सियत आपको ता क़यामत तक तो नहीं मिलेगी। उस शख्स को ज़रा भी तकब्बुर नहीं था और ये अदा अल्लाह को बहुत प्यारी रहती है। उनके घर में आलू गोश्त बनता था। वो शायद आज तक मैंने उस तरीके का इतना टेस्टी, इतना लज़ीज़ पकवान मैंने नहीं देखा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मोहम्मद यूसुफ खान, दिलीप कुमार, वो क्या नहीं थे। कमाल के अभिनेता, लाजवाब इंसान, बेहद हैंडसम, शानदार शख्सियत, जानदार आवाज़, मेहमान नवाज, गरीब परवर, इल्म का समंदर, उड़ान आसमान पर रही लेकिन कदम उनके हमेशा ज़मीन पर थे। जिनके लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। ये वो एक नाम है जो ज़ुबान पर आते ही उनके लिए न जाने कितने लक़ब और पर्सनालिटी के शानदार रंग जहन में तैरने लगते हैं। मुंबई की पाली हिल में समुद्र किनारे बसे बंगले के दरो दीवार दिलीप साहब की ना भुलाई जा सकने वाली बेगिनती यादों के गवाह हैं। जहां जाने वाला कोई भी हो, खाने के वक्त पर बगैर खाए कभी वापस नहीं लौटा। दिलीप साहब हाथ पकड़कर बैठा लिया करते थे। भूख नहीं भी लग रही हो तो एक दो रोटी खिला ही देते थे। जहां का आलू गोश्त इतना लजीज होता था जिसका जायका पद्मश्री अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर काजी आज भी नहीं भुला पाए हैं। वही यादगार बंगला रीडेवलपमेंट के लिए 172 करोड़ में बेच दिया गया है। हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने इस बंगले की यादगार यादों को लेकर डॉक्टर काजी से बात की। पहले आप उनकी जुबानी बंगले की अनकही बातें जानिए, फिर आपको बताएंगे कि इस बंगले की दिखावट आने वाले वक्त में कैसी होगी। मेरे ख़्याल से ऐसा था कि दिलीप साहब के हयाती में ही जब उनकी तबीयत सेहत भी सही थी, उस दौर में उनका एक पर्सनल डिसीजन था कि बंगला बहुत पुराना हो चुका है तो उसका इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा है, तो एक नई बिल्डिंग वहाँ बने। वो बंगले से मेरी भी बहुत सारे यादें वाबस्तगी है उस बंगले से, बहुत सारे अच्छी यादें हैं। और दिलीप साहब का जो ख़ानदान है ये पठान है और इनके यहाँ जो मेहमान नवाज़ी मैंने देखी है वो तारीफ़ काबिल है। वो दिलीप साहब में थी, सायरा जी में थी, उनके भाइयों में भी थी। उनके ख़ानदान के सभी लोग मेहमान नवाज़ी में सबसे आगे रहे। और एक जो उनके घर में आलू गोश्त बनता था, वो शायद आज तक मैंने उस तरीके का इतना टेस्टी, इतना लज़ीज़ पकवान मैंने नहीं देखा। और कभी भी उनके बंगले पे जाओ और अगर दोपहर का वक्त होगा या शाम का होगा तो बोले नहीं, दो रोटी हमारे साथ, दो रोटी तोड़िए और आप हम सब मिल के बैठेंगे। तो उनका दस्तरखान सबके लिए रहता था। ये एक मिसाली शख्सियत थी। शायद फ़िल्म इंडस्ट्री में इस तरह की शख्सियत आपको ता क़यामत तक तो नहीं मिलेगी। उनके घर में दिलीप कुमार और सायरा बानो के अलावा और कौन-कौन रहता था? शुरू में तो उनके आपाजी थी, एहसान भाई थे, फिर बाद में असलम भाई भी आए और ये सब एक ख़ानदान एक साथ में रहते थे। इसमें मैं कहूँगा सायरा जी का रोल भी बहुत अहम रहा, अच्छा रोल रहा। फिर उसके बाद दिलीप साहब सायरा जी का जो बंगला था वहाँ रहने लगे, तो फिर इनके दो भाई रहते थे यहाँ पे, असलम भाई और एहसान भाई। और मेरा यहाँ भी बहुत आना जाना रहता था। और कभी रात के वक्त नींबू वाली चाय बहुत मशहूर थी, इनके हाथों से बनाए। इनका एक ऑमलेट बहुत टेस्टी रहा करता था। तो इतने करीबी ताल्लुकात थे कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, बड़ा मुश्किल है वो। लेकिन दिलीप साहब जैसा शख्सियत लोग ये समझते हैं कि किंग ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जो सब मानते हैं, मेथड एक्टर, द ओनली एंड द ओनली वन। इसके बावजूद उनकी दूसरी जो शख्सियात में कई क्वालिटीज़ थी। गरीब की मदद करना, नेशनल कॉज जो होता है फॉर द ब्लाइंड, और कभी अर्थक्वेक आया और कभी सैलाब आया तो उसमें सबसे आगे बढ़ के फंड रेजिंग में दिलीप कुमार रहा करते थे। और ख़ास करके ये बात मैं बताता चलूँ, बहुत कम लोगों को मालूम है कि तालीम के मैदान में जो दिलीप कुमार साहब का कंट्रीब्यूशन रहा, शायद बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है।
अंजुमन इस्लाम का भी जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन का दौर शुरू हुआ तो फंड रेजिंग प्रोग्राम में उन्होंने लता मंगेशकर को दावत दी थी और बहुत बड़ा प्रोग्राम शान मुकानंद में था। फंड रेजिंग पहली बार इतनी इसमें तादाद में उस दौर में हुई थी कि मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे इदारों को फंड रेजिंग में दिलीप साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया है। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाहर, साउथ, नॉर्थ, कहीं भी जाइए आपको कुछ इदारे ऐसे नज़र आएंगे, उनकी जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे जब आप पूछोगे तो वो ज़रूर आपको ये बताएंगे कि दिलीप साहब यहाँ आए थे, एक प्रोग्राम हुआ था, फंड रेजिंग उन्होंने किए थे। लेकिन ये इसका ज़िक्र खैर कहीं होता नहीं है, बल्कि उनकी एक बेहतरीन ऑटोबायोग्राफी बुक भी आई है, उसमें भी कहीं इसका ज़िक्र नहीं है। और दिलीप साहब का एक ख़ास बात ये थी कि वो जो मदद करते थे अलग अलग इदारों को, अलग अलग नेशनल कॉजेज़ में, उसकी वो मार्केटिंग नहीं करते थे। वो पर्दे के पीछे रहना चाहते थे और वो सही मानों में एक सच्चे ईमान वाले थे। जो सीधे हाथ से आप दो रहे तो दाएं हाथ को पता नहीं चले, ये उनका मिजाज था। और जब मैं अंजुमन का प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहले उन्होंने मुझे, कब आ रहे हो मिलने डॉक्टर? तो मैं चला गया मिलने। इतने बड़े खुश हुए और कुछ बातें उन्होंने बताई कि आपको ये करना है, फलाना करना है, वो सब चीज़ें होती रही। कुछ अरसे के बाद उनकी तबीयत नासाज रही और फिर उनका बाहर आना जाना ज़रा कम हो गया। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सोशल कॉज के लिए, तालीम के कॉज के लिए कोई भी शख्स ने एक 10% ऑफ व्हाट दिलीप साहब हैज़ डन हैज़ एनीबॉडी डन। और अब तो हम किसी से उम्मीद भी नहीं रख सकते। मैंने कुछ लोगों को आजमाया भी वो सिलसिला जारी रखने के लिए, लेकिन वो दिलीप साहब की बात ही नहीं है। और मुझे याद है मैं अमिताभ जी से उनके रिहाइशगाह में मिलने गया था और एक अंजुमन के प्रोग्राम में दावत देनी थी, तो हमारी बड़ी लंबी अच्छी गुफ्तगू रही उनके साथ। तो उन्होंने ये बात कही और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अंजुमन के प्रोग्राम में भेजा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि दिलीप साहब अंजुमन इस्लाम से तालीम हासिल किए, आपके तालिब इल्म वहाँ के हैं। और दिलीप साहब के बारे में जब फिल्म उद्योग का इतिहास लिखा जाएगा तो इस तरह होगा कि दिलीप साहब से पहले और दिलीप साहब के बाद। And he said in English, then when the history of film industry will be written, it will be like this: before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. I think that's the tribute that is being paid to him. He was, you just can't imagine, such a fantastic human being, very kind-hearted and very warm. और जिस तरह से उनकी आप ज़िंदगी देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में और पब्लिक रिलेशनशिप में, उस शख्स को ज़रा भी तकब्बुर नहीं था। और ये अदा अल्लाह को बहुत प्यारी रहती है उस बंदे से जिसको तकब्बुर नहीं। और बड़े एहसानमंद रहे रब्बुल आलमीन के। हमेशा कहते थे कि मैं जो भी हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी है, जितना भी मैं उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो ये लेवल पे जाने के बाद, इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद, और अपना बैलेंस मेंटेन करना, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों में देखा जाता है। मैंने देखा उनका जो सेहत का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरे ख्याल से कम 10-12 साल तक सिलसिला चला। उस दौर में मैंने बहुत करीब से देखा है जिस तरह से सायरा जी ने उनकी देखभाल की। जैसे एक छोटे बच्चे को एक माँ किस तरह की देखभाल करती है, 1 मिनट के लिए भी उनको अकेला न छोड़े, ना वो अपना बंगला छोड़ के कहीं बाहर जाती। तो एक डिवोशन की एक मिसाल है। उनके जो आखिरी पड़ाव थे, जब तबीयत उनकी नासाज रही, तो उन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए, ये एक मिसाली खातून रही, मिसाली बीवी रही। अभी भी उनके जाने के बाद जिस गम में वो डूबी हुई हैं, वो लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस तरह का माहौल मैंने देखा है।
अंदाज़न कम से कम ये मेरे ख्याल से 60-70 साल पहले का तो बंगला हो गए। उस ज़माने में उन्होंने उस बंगले को ख़रीदा और उनकी बहुत बड़ी फैमिली रही। बहुत सारे बहनें भाई एक साथ में रहते थे और मैं जब भी उस इलाके से गुज़रता हूँ तो वो पुरानी यादें ताज़ी हो जाती है। मेरे आँख के सामने वो बंगला नज़र आता है। आप वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर एक ऊपर फ्लोर था वगैरह वगैरह। उनका हॉल माशाल्लाह और किचन भी, किचन के बाद डाइनिंग रूम, ये सब चीज़ें आँख के सामने घूमती हैं और कभी कभी अफसोस होता है कि वो जगह नहीं रही। लेकिन क्या आजकल का दौर में ये सब रीडेवलपमेंट तो हो रहा है, दुनिया उस तरह चल रही है। यू हैव टू बी। मुझसे सायरा जी ने एक बार फ़ोन पे गुफ्तगू हो रही थी 15-20 रोज़ पहले, तो ये भी बात बताई कि 2000 स्क्वायर फीट का जगह ईयर मार्क की जा रही है। दिलीप साहब के याद में म्यूज़ियम उनके नाम पे रखा जाएगा और उन्होंने कहा कि आपके भी इनपुट्स की ज़रूरत रहेगी। ये एक बहुत बेहतरीन गेस्चर है। सायरा बानो का मैं इस मामले में उसको सलाम करता हूँ कि तुमने दिलीप साहब की याद में एक जगह ईयर मार्क की, तो उस बहाने लोग वहाँ जाएंगे। हमारे जैसे लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। और दिलीप कुमार इज़ इमॉर्टल। ही इज़ द अल्टीमेट in everything, not only in the film industry, as a philanthropist, as a human being, as a persona. इतना ग्रेसफुल, इतना हैंडसम, और उनका जो बोलने का अंदाज़ अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो। उर्दू वो उनके मुंह से आप सुनो तो लगता है उर्दू यही है, और अंग्रेज़ी आप सुनो तो लगता है कि कैम्ब्रिज वाले है क्या। इस तरह की शख्सियत अभी कोई आना मुश्किल है, नामुमकिन है। और मैं दिलीप साहब को तो बहुत मिस करता हूँ, बहुत। कभी कभी मुझे लगता है कि कभी परेशानी, अंजुमन इतना बड़ा इदारा हम चला रहे हैं, मैं शायद काश दिलीप साहब होते तो क्या होता। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको। हमारा जो बांद्रा का स्कूल है उसमें एक बहुत बेहतरीन ऑडिटोरियम बन रहा है, वो दिलीप साहब के नाम पे, यूसुफ खान ऑडिटोरियम। और मेरा ख्याल से 1-1.5-2 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका शानदार इनाग्रेशन होगा। दिलीप साहब की वो शान जो है वहाँ नज़र आएगी। तो एक हमारे एलुमनाई रहे तो उनकी याद में अंजुमन अपने बलबूते पे वो एक बेहतरीन ऑडिटोरियम बना रहा है। दिलीप साहब का बंगला 2000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये उनके बाद दशकों तक रहा। यहाँ रहते उन्होंने देवदास और नया दौर जैसी सुपरहिट फिल्में दी। रीडेवलपमेंट में 10-11 मंजिला लग्जरी इमारत में दिलीप कुमार को समर्पित एक म्यूजियम भी शामिल रहेगा। 3200 से 7000 वर्ग फुट आकार के लगभग 15 लग्जरी अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 1.3 से 1.5 लाख रुपए वर्ग फुट है। प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। इस बंगले को सितंबर 1953 में दिलीप कुमार ने अब्दुल लतीफ़ से खरीदा था। बताते हैं कि 1966 में सायरा बानो से शादी करने के बाद दिलीप कुमार ने अपना बंगला छोड़ दिया था और सायरा बानो के बंगले में रहने के लिए चले गए थे। उनके 2 भाई इसी बंगले में रहते रहे। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थी जो हिंदुस्तान की फिल्मी जगत के अंदर नाम कमाया और पूरी दुनिया के अंदर बॉलीवुड का नाम रोशन किया। आप उन्हीं के बंगले के बाहर हम खड़े हैं। जो उनका बंगला है वो 170 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो बिक चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो बंगला था अब वहाँ पर एक ऊंची इमारत 11 मंजिला जो है वो बन रही है। जो बिल्डर ने ये बिल्डिंग लिया है उसका कहना था कि एक फ्लोर दिलीप कुमार साहब का जो म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम के लिए रखा जाएगा और यहाँ पर 11 मंजिले जो है वो इमारत बनेगी। संजय दत्त दिलीप कुमार साहब के जो है वो पड़ोसी भी है। 1.5 लाख रुपया तकरीबन पर स्क्वायर फीट कीमत है यहाँ पर, और 5 BHK का जो है यहाँ पर एक फ्लैट वो बनेगा और तकरीबन एक फ्लैट की कीमत जो है वो करोड़ों में होगी। कब से काम चालू है? अभी 3-4 साल हो गए। मतलब 4 साल से ये काम चालू है ना। देखिए यहाँ पर जो है लोग वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3-4 सालों से वो काम जो है वो शुरू है। दिलीप कुमार और सायरा बानो इसी बंगले में अपनी ज़िंदगी गुजारे थे, लेकिन अब उनका जो बंगला है वो टूट चुका है। और अगर बात करें इसके पहले जब इसी बंगले के लिए
दिलीप कुमार और एक जो बिल्डर था उसके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, और दिलीप कुमार साहब ने कोर्ट से जाके स्टे लाया था, और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बंगला वापस मिला था उनको, और उसके बाद ही उन्होंने रीडेवलपमेंट का जो काम है वो दिया था। और तकरीबन इस बंगले की कीमत 172 करोड़ रुपया लगाई गई थी। ये 2000 स्क्वायर फीट का ये बंगला है, तकरीबन 11 मंजिला इमारत जो है यहाँ पर बनेगी। अब दिलीप कुमार की जो यादें हैं वो म्यूज़ियम के तौर पे यहाँ पर लोगों को देखने ज़रूर मिलेगी। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।